स्टार्ट है मैम। स्टार्ट है, ठीक है। फ्री लाइव दिखा रहा है। साइड में प्रॉब्लम। Good morning, students. We have already covered our first unit, that is Indian Contracts Act 1872. So in this class, we will discuss our second unit, which is Contract of Indemnity and Contract of Guarantee. Okay. So first unit मैंने PPTs बनाकर आपको समझाया था, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट था, तो I have to comprehend all those notes. ठीक है, तो इसलिए मैंने PPTs बनाया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, दिस इज वेरी शॉर्ट, ये छोटा छोटा है और इसमें बुक्स में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वी विल कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं पढ़ाऊंगी। तो उन एग्जाम्पल्स को, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी 3 एग्जाम्पल्स आर देयर एंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओनली 1 एग्जाम्पल इज देयर। उन एग्जाम्पल को अपने 100% कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, तभी आपको ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड एनी क्वेश्चंस अराइजिंग आउट ऑफ दिस विल बी हैंडल्ड बाय यू इन वेरी इजी मैनर। ओके, सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी ये क्या है, ये जो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, बट इट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो व्हाट इज इंडिमनिटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये चारों ही आपके सिलेबस में है, बट इन दिस क्लास आई विल कवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी। ये सारे क्या है, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इनमें जो हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था इन आवर फर्स्ट और सेकंड क्लास, उसके सारे कंपोनेंट्स इसमें एसेंशियल है। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट के जो वैलिड एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो होने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा चीजें लगती है फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वी विल स्टडी हियर। As such, the principles of general law of contract contained in sections 1 to 75 are applicable to them. Apart from general principles, special features governing them are contained in chapters 8 to 10, section 124 to 238 of Indian Contracts Act 1872. Indian Contracts Act के जो general principles है, जो general laws है, वो है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। ठीक है, वो तो एप्लीकेबल होंगे ही इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी में। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इन चारों कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हिच इज गवर्न्ड इन द सेक्शंस 124 टू 238 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेमनिटी क्या होता है। ठीक है, इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और कंपनसेशन। आप लॉस या कंपनसेशन के पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है। ठीक है, सेक्शन 124 ऑफ एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused to him by conduct of the promisor himself or by conduct of any other person. ठीक है, this example, this definition is very important. A contract by which one party promises to save other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. ठीक है, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। I have written this example in a copy और वो मैंने स्कैन करके यहाँ मैंने प्रोवाइड किया है। ओके, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। ठीक है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आता, बट आई हैव रिटन इन दिस थिंग। ओके, अब इस चीज को हम समझते हैं। अब यहाँ पर आप दो पार्टीज है। ठीक है, एक है पार्टी ए और एक है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अच्छे से एग्जाम्पल को समझिए। ठीक है, ये है पार्टी ए। ठीक है, एक पर्सन।
ठीक है, और दूसरी पार्टी कौन है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब पार्टी ए के पास एक कार है वर्थ ₹10 लाख, ओके। सो नाउ दैट पार्टी ए वांट्स टू इंश्योर हिज कार फ्रॉम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब उनको अपनी कार को इंश्योरेंस करवाना है, तो वो क्या करते हैं, हर साल एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। अब इसके बदले जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या देती है, उनको एक प्रॉमिस देती है। किस चीज का प्रॉमिस, कार इंश्योरेंस का प्रॉमिस। किस चीज का कार इंश्योरेंस का प्रॉमिस, दैट फ्रॉम एनी लॉस if the car has incurred, this GIC will indemnify that amount to person A, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टी ए है वो कौन है, प्रोमिसी और द इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, और GIC जो है जो कि प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपका लॉस हुआ तो आई विल पे ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। वो कौन हो गए, प्रॉमिसर और इंडेमनिफायर, ठीक है। सीधा सीधा आपको ये समझना है, एक पार्टी है दूसरी पार्टी है। एक पार्टी ने एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया फॉर इंश्योरिंग हिज कार, एंड दूसरी पार्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने प्रॉमिस किया दैट इफ इन एनी केस आपकी कार की लॉस हुई है, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से दैट अमाउंट विल बी पेड बाय मी। वो भी कितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल जो उस कार का रियल कंपोनेंट है, जैसे जो कार के विंडोज होते हैं वो रियल कंपोनेंट है, वो कार के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो कार की जो ब्लैक फिल्म्स होती है वो हम एडिशनल लगवाते हैं, ठीक है। अगर कार की मतलब विंडो टूट गया है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना पे करेंगी, जो विंडो है, जो कांच की कीमत है उतना तक ही पे करेगी, ना कि उस ब्लैक फिल्म का भी अमाउंट पे करेगी। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इंश्योरेंस में, बट बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद अ कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन दिया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन ग्रेचुअस विद कंसिडरेशन, ठीक है। सो जो प्रॉमिस कर रहा है दैट इज द प्रॉमिसर and he is also called as indemnifier. You have to learn this. जो प्रॉमिस कर रहा है वो कौन है, इंडेमनिफायर और प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस किया वो कौन है, प्रॉमिसी और इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। दिस इज और नॉट ऑन, ओके। अब ये जो है इसके बहुत सारे इंश्योरेंस, all contract of insurance are not contract of indemnity। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कभी नहीं हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। एंड अगर आपके पास अभी आपकी कॉपी पेन है, राइट इट डाउन दैट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक व्हाट यू हैव रेड, ओके। सो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो लॉस है वो रिटर्न नहीं किया जा सकता है। कंपनसेशन तो मिल सकता है लेकिन वो इंसान वापस नहीं आ सकता है। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज लाइफ इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ओके। अब एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। इसको हम ग्रेचुअस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि जैसे ए है, ठीक है, वो बी के पास जाता है टू परचेज अ गुड, लेकिन जो बी है वो ए को बोलता है कि ओके, आप परचेस कर सकते हैं ट्रेड परचेस के लिए। इसको ऐसे समझते हैं, मेरे एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक परचेसर हूँ, मैं आपके पास गई हूँ, आप सेलर है, ठीक है। मुझे आपसे फॉर एग्जांपल 10 किलो आटा खरीदना है, मतलब पूरा मंथली ग्रोसरी खरीदना है आपसे, ठीक है। आई एम अ परचेसर, यू आर सेलर। अब मैं क्रेडिट में खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। अब क्रेडिट में सेलर देना नहीं चाहता है, तो इस बीच में मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा
उसने सेलर को कहा आई एम गिविंग यू अश्योरेंस दैट इफ ए इज अनेबल टू पे दैट इन दैट अगर ए नहीं क्लियर कर पाया, ए नहीं पे कर पाया तो आई विल पे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक अश्योरेंस दिया, ओके, विदाउट एनी कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड सी। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कि सी ने ए को अश्योरेंस दिया, उसको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में डाला, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन ए एंड सी, एंड हियर ए इज द indemnity holder or indemnified and C is indemnifier or the promisor। C ने प्रॉमिस किया कि अगर ए आपको अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, तो आई विल बियर दैट लॉस, सो डोंट वरी, आप क्रेडिट सेल में ले लीजिए। उसने क्या कहा कि मैं आपके जो भी लॉस होगा उसको बियर करने के लिए रेडी हूँ। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन ए एंड सी। जिसने प्रॉमिस किया उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे इंडेमनिफायर, और जिससे प्रॉमिस किया हमने वो प्रॉमिसी भी कहा जाएगा, इंडेमनिटी होल्डर भी कहा जाएगा और इंडेमनिफाइड भी कहा जाएगा। ठीक है, दीज टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर ताकि आपको आगे चलकर जो पॉइंट्स है वो समझ में आए। ठीक है, इसमें क्या है, देयर इज नो कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर जो सी अश्योरेंस दे रहा है ए को, वो कोई पैसे देकर, कोई कंसिडरेशन देकर नहीं दे रहा है। ठीक है, so here there is no consideration। तो contract of indemnity can be of two types, gracious and non-gracious। gracious मतलब जहाँ पर consideration नहीं होता है, non-gracious where there is a consideration। ठीक है, ये तो examples आपको समझ में है। Let's move back to the आपको समझ में आ रहा है क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम। वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव। अब कौन प्रॉमिस कर, किसने सेव करने का प्रॉमिस किया, सी ने ए को प्रॉमिस किया कि आई विल सेव यू फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू ए बाय कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, A contract of indemnity is really a part of general class of contingent contract। अब ये contingent contract क्या होता है, I have already discussed in your Indian Contracts Act about the contingent contracts, but यहाँ पर मैं फिर से समझा देती हूँ। Nature of contracts of indemnity is a contingent contracts, और contingent contracts क्या होता है, which depends on happening or non-happening of uncertain events। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो जीआईसी कुछ पे नहीं करता। ठीक है, अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो फिर कुछ होता ही नहीं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर जो इवेंट है वो हैपन होगा तभी लॉस बियर होगा बाय द इंडेमनिफायर। अगर वो अनसर्टेन इवेंट हैपन ही नहीं हुआ ही नहीं, तब वो लॉस किस चीज का बियर करेगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट अगर ए बी को सारे पैसे दे देता है तो सी किस चीज का लॉस का वो कर रहा है। ठीक है, ओके, सो it is that is why it is saying that is a contract of indemnity। why? Because it depends upon happening or non happening of a uncertain events। ठीक है, सब कुछ आई थिंक सो राइटिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरी राइटिंग। Next is liability of indemnifier arises when the loss of indemnified becomes absolute। जब आपकी लाइबिलिटी जो इंडेमनिफायर है, जो सी है, उसकी लाइबिलिटी तभी अराइज होती है, तभी वो लॉस बियर करेगा जब इंडेमनिफाइड का जो लॉस है वो एब्सोल्यूट होगा। जब वो कार की एक्सीडेंट होगा तब जाकर ही तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस बियर करेगी, राइट? सो दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, लिख दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड गुड। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? Object क्या है? Object of entering into such type of contract is to protect the promisee against the anticipated loss. It is to protect the
प्रोमिसी, प्रोमिसी उस केस में कौन था, एबीसी में ए था प्रोमिसी एंड सी इज द प्रोमिसर। तो प्रोमिसी की जो एंटिसिपेटेड लॉस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सी वाज इंडेमनिफाइंग और सी वाज कमिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद ए। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज टू पार्टीज, जो कि हमने डिसाइड कर लिया, हमने बता दिया है कि दो पार्टीज होती है, कौन कौन, एक इंडेमनिफायर और दूसरी होती है इंडेमनिफाइड, जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं और प्रोमिसी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर है डेफिनेशंस। इंडेमनिफायर कौन होते हैं, जो इंडेमनिफायर इज अ पर्सन हु promises to bear the loss is known as indemnifier। indemnified कौन होते हैं, जो लॉस को कवर करते हैं, who is being compensated is known as indemnified और indemnity holder। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये ठीक है, ये एग्जांपल है, ये हमने पढ़ लिया है। ये जो चीज है वो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ ₹200। क्या हुआ था कि बी जो है वो सी के साथ, सी ने बी को 200 रुपए दिया था, तो ए ने कहा अगर वो 200 रुपए बी ने नहीं दिया तो आई विल पे दैट। ठीक है, तो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी। यहाँ पर ए कौन है, प्रोमिसर और इंडेमनिफायर है, और बी कौन है, प्रोमिसी और इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, ये एग्जांपल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम एक और चीज में कि हाँ, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाएगा जब इट इज बाय द एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, जब नेचुरल कॉजेस से होता है देन इट इज, और बाय द एक्ट ऑफ गॉड इट इज टर्म्ड इन द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आते हैं हम इंग्लिश लॉ पर। इंग्लिश लॉ पे हमने देखा कि अगर फायर लग जाता है और बहुत सारी चीजें होती है इंश्योरेंस में, और चीजें इस डेफिनेशन में नहीं आया जो इंडियन डेफिनेशन था अकॉर्डिंग सेक्शन 124। ठीक है, ये जो हमने अभी यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ा, दिस डेफिनेशन दिस अंडर सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट, इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। यहाँ पर हमने ये नैरो डेफिनेशन है, ठीक है, जो सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 है, इन्होंने एक बहुत नैरो डेफिनेशन दिया है। ओके, लेकिन to follow English law as per the Justice M.C. Changla observed in Gajanan Moheshwar versus Moheshwar Madan 1942 केस। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम इंग्लिश लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं, और इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, it has been defined as a promise to save another harmless from loss caused as a result of transaction entered into at the instance of the promise। ठीक है, सो ये जो इंग्लिश लॉ का जो purview है which is much wider in its scope and it includes in its ambit any loss caused by accidental fire or any other natural factors in addition to the caused by the conduct of the promisee of the other person। ठीक है, so that is why we can say that कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंग्लिश लॉ का एसेंस भी है। ओके, और एक चीज सेक्शन 125 में लिखा था कि वो सिर्फ एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, जो ए बी और सी का एग्जांपल था, ठीक है, कि ए ने बी से 200 रुपए उधार दिया और सी ने कहा कि आपको अगर कोई लॉस हुआ तो आई विल पे यू। ठीक है, आई विल इंकर योर लॉसेस। ओके, सो वहां पर एक एक्सप्रेस प्रॉमिस था, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ में दैट प्रॉमिस कैन बी इम्प्लाइड और दैट प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेसिव। ठीक है, अब एक्सप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, राइट। सो जस्ट गो टू माय स्लाइड्स, ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ थ्रू द गूगल ड्राइव लिंक, यूनिट 1 के पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो उसमें जाकर आप देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आई थिंक सो मैंने 5 क्लासेस उसमें ले लिए तो अभी तक याद हो गया होगा क्या होता है। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें हम इंग्लिश लॉ को भी ले रहे हैं और इंग्लिश लॉ में क्या कहा है कि जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस थिंग्स, ओके। एसेंशियल्स में आते हैं। एसेंशियल्स ऑब्वियसली वी ऑलरेडी डिस्कस की दो पार्टीज होती है, वन इज एक प्रॉमिसर एंड अनदर इज प्रॉमिसी। प्रॉमिसर को हम इंडेमनिफायर कहते हैं, प्रॉमिसी को हम क्या कहते हैं, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। A contract of indemnity is entered into for protecting the person from loss. We have seen that कि जो C है और A और C के बीच में जो contract of indemnity बना, क्यों बना, ताकि जो C है वो A को protect कर सके from any loss. According to judicial interpretations, the loss may be caused due to the conduct of the promisor or by the conduct of any other person or by occurrence of any event or accident, ठीक है। अब next is express or implied. A contract of indemnity may be expressed, that is verbal or written, or implied, that is inferred from circumstances of the case. For instance, under the contract of guarantee, there is implied contract of indemnity between principal, debtor and surety. अब ये जो एग्जाम्पल है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे इन नेक्स्ट 10 मिनट्स में, तब हम समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल को। अब इम्प्लाइड जो है वो कैसे, ये जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब और इनफैक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर। अब इसको हम कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ एम्प्लॉयर एंड यू आर द एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैंने आपको 2000 रुपये पकड़ाया और मैंने कहा एक प्रिंटर लेकर आइए, हाइपोथेटिकली प्रिंटर बाजार से जाकर लेकर आइए। अब आप गए, यहाँ से आपके ऑफिस से 7 किलोमीटर दूर एक शॉप था जहाँ पर प्रिंटर अवेलेबल था, तो आप गए वहाँ पर, आपको पता चला दैट प्रिंटर कॉस्ट इज 3000 रुपीज हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द ऑफिस और सर से फिर से 1000 रुपये लूँ, इससे बेटर है कि मैं अपने पॉकेट में, मेरे पास 1000 रुपये है ही, मैं पे कर देता हूँ, सर मुझे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसने ये सोचा। अब उसने अपने पॉकेट से 1000 रुपये दिया और सर ने उसको जो 2000 रुपये दिए थे वो 3000 रुपये से उसने प्रिंटर परचेज कर लिया, ओके। अब उसने क्या किया, वो ऑफिस वापस आया विद द प्रिंटर और उसने बिल दिखाया कि सर 3000 रुपये का प्रिंटर था, प्लीज मुझे ये 1010 रुपये मुझे वापस कर दीजिए। तो डू यू थिंक कि एम्प्लॉयर देगा उसको वो 1000 रुपये? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। डू यू थिंक कि वो जो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉई ने अपने पॉकेट से निकाल कर प्रिंटर परचेज किया, क्या वो एम्प्लॉयर के पास आने के बाद वो 1000 रुपये वापस करेगा? लेट मी सी योर कमेंट्स, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम। हमें आंसर, बाकी कमेंट्स में बाद में करूंगी, प्लीज यस और नो में। देखिए, अरे जस्ट राइट इट। Sandeep is saying no, Pratham is saying no, Sahiba is saying yes. Anyone else? Sandeep is saying no. Yes. Poonam, Rinki is saying no. Karan is saying yes. Mixed reactions. ठीक है, mixed reactions. Some of you is saying yes, some of saying no, ठीक है, some of saying is compulsory, ठीक है, mixed reactions है। यहाँ पर इस केस में ये implied contract of indemnity है, मतलब वो जो एम्प्लॉयर है उसको वो 1000 रुपये पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये implied contract of indemnity है कि वो जो एम्प्लॉई है वो क्यों लॉस इनकर्ड करेगा, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है और जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, या फिर हम ये बोले जो हमारे गारंटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी का जो
रिलेशन होता है, दिस आर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब उसने अपने जेब से 1000 रुपए दिए फॉर परचेसिंग दैट प्रिंटर विच इज यूजिंग इन द ऑफिस, तो वो 1000 रुपए उसको देना इज कंपल्सरी बाय द एम्प्लॉयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी कि आप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। ठीक है, आंसर सही हो गलत हो दैट डजंट मैटर। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, क्या याद रहेगा, कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हिच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन ये सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के ही अंदर है। सो दैट इज व्हाई सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल चीजें, जैसे जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किसी में कंसिडरेशन होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे फ्री कंसेंट, योर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वैलिड प्रॉमिस, वैलिड प्रॉमिस, ये सारे जो चीजें हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, दीज शुड बी देयर इन दीज टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम rights of indemnity holder. Okay? Before doing this, we will do our last example, which is this example. This is for instituting a suit or filing a suit or defending a suit. ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको समझ में है। A है, ठीक है, और X है। अब जो X है उसने क्या किया है, he has retained property of A, उसने जो A की प्रॉपर्टी है उसने जब्त करके रखा हुआ है। ठीक है, उसने जब्त करके रखा हुआ है A की प्रॉपर्टी। अब B आया, B ने बोला, B A का दोस्त है, उसने B को बोला कि डोंट वरी, आप इस पर X पर केस कीजिए, और जो भी इस केस का जो भी अमाउंट होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी सेटलमेंट मनी होंगे, आई विल पे टू यू। सो व्हाट बी सेज, मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया है दैट बी सेज टू ए दैट इफ यू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स, आप एक्स के अगेंस्ट में एक सूट फाइल कीजिए कोर्ट पर फॉर रिकवरी ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड आई विल इंडेमनिफाई यू। मैं क्या करूंगा, आपको इंडेमनिफाई करूंगा। इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है, आई विल पे यू ऑल द लीगल एक्सपेंसेस, आई विल पे यू द सेटलमेंट मनी इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इन केस सेटलमेंट मनी क्या होता है कि एक्स ने कहा कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट मनी हो या एक्सपेंसेस फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स हो। लीगल प्रोसीडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, लॉयर्स की फीस, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, एफिडेविट बना रहे हैं आप, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट होते हैं, वो कॉस्ट, कोर्ट की फीस, और आप कोर्ट में आ रहे हैं, आप कोर्ट से घर जा रहे हैं, उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब ये एक्सपेंसेस फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन हो गया, बी क्या हो गया, एक इंडेमनिफायर हो गया, और ए कौन हो गया, ये एक इंडेमनिटी होल्डर हो गया। ठीक है, और ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दी, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, फाइलिंग अ सूट, डिफेंडिंग अ सूट। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। अब उस एग्जांपल में जो ए है उसने सूट किया, ठीक है, सी पर। अब बी ने उसको इंडेमनिफाई किया है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो मैं पे करूंगा। ठीक है, अब जो इंडेमनिटी होल्डर है, जो ए है, उसके पास राइट है कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अमाउंट हुए हैं, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब कुछ एक्सपेंसेस वो रिकवर कर सकते हैं, किससे, इंडेमनिफायर से, जिसने इंडेमनिफाई किया था, जिसके साथ ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, दिस इज रिटन इन दिस थिंग।
अब नेक्स्ट थिंग क्या है, राइट टू रिकवर कॉस्ट इंकर्ड इन डिफेंडिंग द सूट। अब ये डिफेंडिंग द सूट के लिए हमें फिर से इस एग्जांपल में जाना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ, ए ने एक्स पर केस कर दिया था, ठीक है, क्योंकि एक्स हैज रिटेन्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब एक्स को डिफेंड करना है। अब ये जो एक्स है ये भी बहुत गरीब है, जैसे ए गरीब है तो बी ने इंडेमनीफाई कर दिया उसके कॉस्ट को। अब एक्स जो है वो भी बहुत गरीब है, ठीक है। अब उसका एक फ्रेंड है वाई, वो उसके पास गया, उसने कहा कि मैं तुमको इंडेमनीफाई कर रहा हूँ फॉर डिफेंडिंग योर केस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो वाई है इस केस में इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, जहाँ पर वाई ने एक्स को कहा कि मैं तुमको इंडेमनीफाई कर रहा हूँ फॉर डिफेंडिंग द सूट एंड आई विल पे ऑल द एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग द सूट। अब इस एग्जांपल में y कौन हो गया, यू हैव टू राइट ही इज अ इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। कौन है ये y, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स देन आई विल गेट टू नो कि आपको कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। फिर से मैं एक चीज दिखा रही हूँ आपको, इसमें बी ने अश्योरेंस दिया था ए को, तो बी कौन हुआ था, इंडेमनीफायर, और ए इंडेमनिटी होल्डर। तो सिमिलरली वाई एक्स को इंडेमनीफाई कर रहा है, तो वाई कौन हुआ, यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स, ओके, राइट इट डाउन, आई एम वेटिंग। नॉट विजिबल, रीसेट योर टीम चैट, आपको दिखाई देगा, ठीक है। Indemnifier according to Chetan and according to Akash it is all white is indemnifier, ठीक है, good, okay, good Varun, Manu, Gungun, good everyone, that Rinky that was y will be indemnifier and x will be indemnity holder। क्यों, क्योंकि y उसको इंडेमनीफाई कर रहा है, x को बोल रहा है कि आप केस लड़ो, आप डिफेंड करो, मैं आपके एक्सपेंसेस पे करूंगा, ठीक है। सो जो ऐसा बोलता है वो इंडेमनीफायर होता है, और जिसको बोला जाता है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है, नो वरीज, ओके। Let's move to the next point. Good, I am very happy that you are responding and responding correctly also, ठीक है। फिर हम चलते हैं, अब ये जो है that right to recover cost incurred in defending the suit। अब x के पास ये right है कि वो y से वो cost recover करे for whatever expenses are incurred for defending the suit, ठीक है, यही लिखा हुआ है। फिर then right to recover sums paid under compromise, अगर compromise होता है between x and a, ठीक है, a और x के बीच में compromise होता है, तो अगर x को a को amount पे करना पड़ रहा है तो y will pay that compromise amount, और अगर a को x को amount पे करना पड़ रहा है then in that example b, क्योंकि वो indemnifier है, he will pay that amount, ठीक है। जो indemnity holder has the right to recover sums under the compensation, okay। अब यहाँ पर एक चीज आती है prudent compromise, prudent man would act under similar circumstances। अब प्रूडेंट मैन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे मैन इस एग्जाम्पल में, अब ये एक्स वाई को छोड़िए, यहाँ पर आइए, ए और बी के बीच में आइए। अब बी ने ए को क्या बोला था कि आप सूट लड़िए, मैं आपके सारे जो एक्सपेंसेस है उसको इंडेमनीफाई करता हूँ, ठीक है। अब इन एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो ए जो है he should act as a man of ordinary prudence while spending money for which he has been indemnified। अब वो एक प्रूडेंट मैन की तरह एक्ट करना चाहिए। प्रूडेंट मैन मतलब क्या होता है कि
अगर मैं गरीब हूँ या फिर अगर मेरे पास उतने एक्सपेंसेस नहीं है तो ऑब्वियसली मैं कोर्ट के पास कोर्ट जाऊंगी, तो मैं ऑब्वियसली लग्जरियस ओला कैब में तो जाऊंगी नहीं, ठीक है। ओला कैब के भी बहुत सारे वो होते हैं, तो मैं उसमें सेडान में बैठ कर तो नहीं जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, बस के धक्के मार के जाऊंगी कोर्ट में, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं उतने। तो यही कहा गया है कि अगर आपको कोई इंडिमनिफाई कर रहा है तो आप एक प्रूडेंट मैन की तरह काम करेंगे, कि आप बस के धक्के खाकर जाएंगे। अब ये नहीं कि आप लग्जरियस सेडान में बैठ कर जा रहे हैं। अगर आप लग्जरी सेडान में बैठ कर जा रहे हैं, आप लग्जरी कर रहे हैं, देन जो इंडिमनिफायर है ही इज नॉट लायबल टू पे द एक्सपेंसेस। वो कितना एक्सपेंस करेगा, जितना एक प्रूडेंट मैन अपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस के हिसाब से, ऑर्डिनरी थिंकिंग के हिसाब से जो चीजें वो करेगा उसके हिसाब से चीज हो, ठीक है, उतना ही इंडिमनिफायर पे करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। ये सब हो गया हमारे, these points are covered. Then right to sue for specific performance. The indemnity holder is also entitled to seek sue for specific performance of the contract of indemnity which really incurs absolute liability. जब absolute liability हो तब ही आप जो indemnifier है वो indemnity को पे करेगा, ठीक है। वो कार वाले जो हमारे एग्जांपल था, जब कार का एक्सीडेंट जब तक नहीं होगा तब तक इंडेमनिफायर दैट इज जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, विल नॉट पे एनीथिंग। तो इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा तब जाकर ही, ओके। यहाँ पर इस एग्जांपल लॉ वाले इसमें एग्जांपल ये हो सकता है, इंडेमनिटी होल्डर पे ₹1 लाख टू द लॉयर फ्रॉम हिज साइड, नाउ ही कैन क्लेम दैट फ्रॉम इंडेमनिफायर, ठीक है। अब जो ए था, ए ने क्या किया, वो गया एक लॉयर के पास, ठीक है। ये जो ए है वो एक लॉयर के पास गया, बहुत बड़ा लॉयर है। उसने उसको उसने बोला प्लीज मेरे लिए केस लड़ लीजिए, और उसने कहा मेरी फीस 1 लाख रुपीज है। तो ये जो 1 लाख रुपीज है ये इंडेमनिफायर पे करेगा, ही इज लायबल टू पे दैट, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ये हमारे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर हैज बीन डन। अब ये व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंस, तब होगा जब एब्सोल्यूट लॉस होगा, और सेकंड इज इंडेमनिफायर कैन कंपेल द इंडेमनिफायर टू मेक गुड हिज लॉस ऑल्दो ही हैज नॉट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, ठीक है। इस चीज का, इस पर्टिकुलर केस का मतलब ये है कि जैसे ए गया था एक लॉयर के पास और 1 लाख रुपए उसकी फीस थी, और उसने अपने जेब से 1 लाख रुपए दे दिया, और बाद में इंडेमनिफायर ने उसको 1 लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो जो ए है वो लॉयर को हाथ पकड़ के लेकर आ गया इंडेमनिफायर के पास कि इसकी 1 लाख रुपए फी है, आप पे कीजिए, ठीक है। सो उस टाइम पर भी आपको एज अ इंडेमनिफायर पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कम्स, ओके। एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सो दैट्स इज ऑल अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से कि ये तीनों एग्जांपल अच्छे से समझिए, ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। Any doubts till now in indemnifier? पूनम डोंट वरी, ये मैं एक न्यू टॉपिक आज मैंने आज की क्लास स्टार्ट किया, तो आपको समझने में उतना कोई तकलीफ नहीं होगा। मेरे पुराने नोट्स गूगल ड्राइव लिंक में मैंने सेंड कर दिए हैं। गूगल ड्राइव लिंक आप अपने फ्रेंड से ले लीजिए, क्योंकि आज मैंने कॉपी पेस्ट करना भूल गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से सेंड कर दूंगी। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द गूगल ड्राइव लिंक, अगर किसी के पास है तो प्लीज यहाँ मुझे दे दीजिए, मैं पब्लिश कर दूंगी, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल, ओके। नहीं, मैं मटेरियल से नहीं पढ़ा रही हूँ। आई हैव रेड सिविल मटेरियल, वो अच्छा है, यू कैन गो थ्रू दैट, बट यस मैं जो क्या करती हूँ, जो बुकिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा इजी करके थ्रू एग्जांपल्स, अगर आप सिंपल ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई आई पुट दीस एग्जांपल्स, ताकि आपको बहुत इजीली स्मूथली समझ में आए, ठीक है। यस, लॉ लैंग्वेज इज वेरी टफ लैंग्वेज, बट अगर आप एग्जांपल्स एंड केस स्टडी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल्स एंड केस स्टडी। जब मैं एग्जांपल्स और केस स्टडी देती हूँ तब आपको समझना
सो एकदम 100% कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के जब मैं जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें मैं बताती रहती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वाई? क्योंकि ये सिर्फ 7 पेजेस का ही चैप्टर है, ठीक है, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्पेसिफिक बोल ही नहीं सकती कौन सी, लेकिन हाँ आपको प्रिपेयर करना है तो ये 3 एग्जांपल्स 110% प्रिपेयर कर लीजिए, इसके जो डेफिनेशन है वो प्रिपेयर कर लीजिए, राइट्स क्या है वो प्रिपेयर कर लीजिए, तो पूरा ही चीज सब प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का और कोई डाउट है देन जस्ट मैं पुराने प्रीवियस बहुत पीछे हो गया है, तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ना। किसने कहा ये अमन, फिर आप तो क्लास अटेंड कर लोगे, बाकी लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नोट्स मिलना ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन नोट्स मिलना सब कुछ नहीं होता। जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं तो आप उस चीज को पढ़ेंगे कैसे, राइट? सो दैट इज व्हाई आई गिव ऑलवेज आफ्टर द क्लास, ठीक है। ओके अदिति, ये सेक्शन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपको याद है तो लिखिए। आप जो एग्जामिनर और जो इवैल्यूएटर है उनका बहुत अच्छा वो करता है। आपका एग्जाम का डेट शीट भी आ गया है, टेंटेटिव इट्स ऑन बिजनेस लॉ इज ऑन 8 अगस्त आई गेस, सो यू हैव वेरी मच लेस टाइम, ठीक है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। पीपीटीज स्टार्टिंग में तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक सो ऑल द डाउट्स हैव बीन क्लियर टिल नाउ। Okay, now let's move to the new topic, new contract, that is contract of guarantee. इसको मैं आज complete ही करना है हमें, so we have 10-15 minutes, so let's do it. अब ये जो contract of guarantee है ये क्या है, इसको किसके अंदर define किया गया है? It is defined under section 126 of the Act, which Act Indian Contract Act 1872. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. This contract of guarantee is entered into to facilitate a person to borrow money, to get goods on credit or employment. अब ये सब चीजें हमें तभी समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राइट? So for that we have to do one example. So this is the example, okay? Let me zoom it. I guess now it will be visible, more visible to you, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ओके। सो यहाँ पर एक बी है, ठीक है, वो एक बहुत ही वैसे डीलर है जिनकी गुडविल बहुत कम है, ठीक है, वो पैसे वापस लौटाते नहीं है, तो उनकी ऐसी इमेज है मार्केट में। अब ये क्या है, एक वैसे एक डीलर है, वो आए दौड़ के सी के पास टू सप्लाई गुड्स टू बी, ठीक है। वो सी को कहा कि आप मुझे गुड्स सप्लाई कीजिए ऑन क्रेडिट सेल, ओके। सॉरी, सी ने क्या किया, उसने कहा कि देखो मैं तुमको कुछ देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में तुम्हारी गुडविल बहुत खराब है, तुम कभी पैसे वापस नहीं करते, तो मैं तो तुमको देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो बी ने कहा कि अगर मैं कोई गारंटर लेकर आ जाऊँ तो तुम दोगे? तो उसने कहा हाँ, अगर तुम मेरे लिए कोई गारंटर लेकर आ जाओगे जो रेप्यूटेड होगा तो मैं तुमको क्रेडिट सेल देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये किसने कहा? सी ने कहा बी को। अब बी गया भागा ए के पास, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड डीलर है और बी का बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है। वो उन्होंने बचपन में साथ में पढ़ाई की है, बहुत एकदम घनिष्ठ मित्र है, ठीक है। तो बी ए के पास गया दौड़ के कि मुझे सी से गुड्स चाहिए इन क्रेडिट सेल, कैन यू विल बी माई गारंटर, क्या तुम मेरे गारंटर बन सकते हो? तो उसने कहा हाँ, तू तो मेरा दोस्त है तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ए ने सी को गारंटी दिया क्या, कि आज से अगले 1 साल तक आप सी को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट सेल दे सकते हैं। ए ने सी को क्या कहा, फॉर द नेक्स्ट 1 year up to ₹10 lakh credit sale you can give to
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो किसके बीच में बना है? ए बी के बीच में, ठीक है। अब ए कौन हो गया? ए हो गया श्योरिटी, बी हो गया डीलर और द प्रिंसिपल डेटर, और सी कौन हो गया? सप्लायर और क्रेडिटर, ठीक है। अब अगर एक साल के बीच में अब एक साल खत्म हो गया, ठीक है, उसने 10 लाख क्रेडिट सेल दे दिया बी को। अब सी दौड़ के गया बी के पास कि मुझे 10 लाख रुपए वापस दो, ठीक है। एक साल हो गया तो बी ने उसको 9 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए नहीं दिए। अभी जो 1 लाख रुपए है वो सी किससे रिकवर करेगा? वो ए से रिकवर करेगा, ठीक है। और बी और अगर वो सी से 10 लाख रुपए उसको मिल गए तो वो ए से जाएगा नहीं, ए के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें एक चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सी है वो सबसे पहले पैसे वापस लेने के लिए ए के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले बी के पास जाएगा। प्रिंसिपल डेटर डीलर जिसके साथ ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उससे पहले उससे पैसे लेने जाएगा। अगर बी डिफॉल्टर हुआ, अगर वो पैसे नहीं दे पाया, जितना पैसे नहीं दे पाया उतना पैसे के लिए ही ए लायबल है अप टू ₹10 लाख। अगर सी ने बी को 12 लाख का क्रेडिट सेल कर दिया होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बी ने सी को ओनली 9,50,000 ही दे पाया, तो ए से वो 2.5 लाख रुपए रिकवर नहीं कर सकता, वो ए से सिर्फ 50,000 रुपए रिकवर कर सकता है, क्योंकि लिमिट कितनी थी, उसने गारंटी कितने तक की दी थी? उसने 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, ये जो सी और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में, ठीक है। उसने गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट सेल, दैट इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बीच में ये वाला बी और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और ए और सी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ए और सी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ए और बी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पर ए जो है वो इंडेमनिफायर है और बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है। सॉरी, ए इंडेमनिटी होल्डर है क्योंकि बी ए को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल इंडेमनिफाई ऑफ एनी लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग दिस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो इंडेमनिफायर होता है और ई जो है वो ए जो है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है। और अनदर चीज है इसे इसको ट्राइपैरिएट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। B2C, which is between B and C, is sales of contract. Between A and B, contract of indemnity, and between A and C, contract of guarantee. So यहाँ पर 3 contracts है, 3 transactions है. So this is contract of tripartite contracts कहा जाता है, ठीक है। One more thing is continuing nature, ठीक है, and specific nature. जो गारंटी है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूइंग नेचर का और एक होता है स्पेसिफिक नेचर का। कंटिन्यूइंग नेचर का मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है बिटवीन बी एंड सी, जब इसने एक लिमिट दिया है वो नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। कैसे? उसने यहाँ क्या कहा? फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अप टू 10 लाख रुपए का खरीद सेल आप कर सकते हैं। अब एक बार एक ट्रांजैक्शन में आप 1 लाख का भी गुड्स आपको दे सकते हैं क्रेडिट सेल में, एक ट्रांजैक्शन में 50,000 का भी गुड्स दे सकते हैं, लेकिन अप टू 10 लाख रुपए। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी मच मोर, ठीक है। तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो दैट विल बी अ कंटिन्यूइंग नेचर, ठीक है। जो गारंटी है वो कंटिन्यूइंग नेचर का है। लेकिन अगर यहाँ पर वो बोल देता कि आप फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आप एक ही बार क्रेडिट सेल कर सकते हैं अप टू ₹10 लाख, अब 10 लाख का आप एक ही क्रेडिट सेल कर सकते हो, दैट इज अ स्पेसिफिक नेचर का है वो, कि ओनली 1 ट्रांजैक्शन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो दिस इज bifurcated, this guarantee is bifurcated into continuing nature and specific nature, ठीक है। बहुत सारी बातें हमने सीख ली, एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, ठीक वही चीज हम उसमें भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया है बी कौन है? प्रिंसिपली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ सेल। अगर सबसे पहले वो सी जो है बी के पास जाएगा टू रिकवर हिज जो भी
अमाउंट है, जो भी क्रेडिट सेल का पैसा है, वो एक साल खत्म होने के बाद सी सबसे पहले बी के पास जाएगा, ना कि ए के पास। ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, किसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मैंने लिख दिया है, कौन इंडेमनिटी होल्डर है, कौन इंडेमनिफायर है, ये भी लिख दिया है, और दिस इज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, इट इज आल्सो आई हैव रिटन इन दिस थिंग। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आप फिर से डेफिनेशंस को पढ़िए। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे आप, जो प्रॉमिस है वो मैं परफॉर्म करूंगा। जो इस एग्जांपल में ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है सी को कि जो भी अमाउंट है जो आप बी को दे रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आई विल पे दैट। ओके, सो और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। और अगर जो थर्ड पर्सन है दैट इज ए वो डिफॉल्ट करता है तो मैं वो सारे लायबिलिटी को मैं लेता हूँ। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। दिस इज वेरी सिंपल, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी 126 ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज एंटर्ड इनटू टू फैसिलिटेट अ पर्सन टू बोरो मनी। यहाँ पर जैसे टू गेट गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो टू गेट गुड्स ऑन क्रेडिट ये होता है। टू बोरो मनी ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास गई टू गेट लोन, तो बैंक ने कहा लोन वर्थ ₹1 करोड़, तो बैंक ने कहा मुझे गारंटर ला के दीजिए, सो आई विल पे यू दैट अमाउंट। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड को लेकर गई जिसकी क्रेडिट वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी वर्थ बहुत अच्छी, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो एज अ गारंटर ही विल एक्ट। ठीक है, तो गारंटी जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो किसके बीच में होगा, बैंक और दैट पर्सन के बीच में, जो मेरा दोस्त है उसके बीच में। ठीक है, सो ये क्या एग्जांपल हुआ, टू बोरो मनी, टू गेट गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका एग्जांपल मैंने रिटन में दिया है आपको। और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैशियर है, ठीक है, अब वो कैशियर जो है आपने जिसको एम्प्लॉय करा हुआ है, जिसको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कैशियर रखा है, वो आपके पैसे लेकर भाग सकता है, राइट, भाग सकता है। तो आपने क्या कहा कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट तभी दूंगा जब आप मुझे गारंटी देंगे किसी पर्सन का, कि आप अगर भागे पैसे लेकर तो मैं ये जो पैसे हैं वो रिकवर कर सकता हूँ उस पर्सन से। सो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रिएट होता है। ठीक है, सेकेंड इज इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, आई हैव एक्सप्लेन दैट। ठीक है, आप रीड कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ये जो दिया गया है वो टू बोरो मनी का दिया गया है, तो दैट इज वाई मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा था। ये एग्जाम्पल आप रीड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब जैसे इंडेमनिटी में था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी सारे एसेंशियल्स होने चाहिए ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, प्री कंसेंट एक्सेट्रा। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। C sells and delivers the goods to P provided S gives assurance for P's performance। अब S ने क्या किया, उसने गारंटी देने से मना कर दिया। ठीक है, तो C ने क्या किया, उसको गन पॉइंट में उसको कहा कि तुझे गारंटी देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो तुझे मार दूंगा। ठीक है, उसने ऐसा बोला, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये बन गया क्या, नॉट वैलिड, वॉइड। क्यों, क्योंकि जो कंसेंट ऑफ श्योरिटी है दैट इज नॉट फ्री। So all the essentials of valid contract should be there in the contract of guarantee। ठीक है, समझ में आया। Next is consideration for guarantee। No direct consideration is required between surety and creditor। जो creditor है और surety है, जो जैसे बैंक और मेरे दोस्त के बीच में कोई consideration का जरूरत नहीं है। ठीक है, the consideration that is received by principal debtor under the contract of guarantee is the consideration for surety। जो कंसिडरेशन मैं पे करती हूँ, कोई एक इनिशियल पेमेंट, ठीक है, मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल डेटर हूँ। ठीक है, सो
उसको ही कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी माना जाता है। 127 of the Act states that anything done or anything to be done for a promise made for the benefit of principal debtor may be sufficient considered। कोई भी प्रॉमिस आप किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, उसमें कोई भी प्रॉमिस से अगर प्रिंसिपल डेटर को मतलब मुझको बेनिफिट हो रहा है तो दैट विल बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी ऑफ गिविंग गारंटी। एग्जांपल दिया गया है, दिस इज सफिशिएंट टू यू, आप समझ पाएंगे। कंपेटेंसीज ऑफ पार्टीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंपेटेंसीज ऑफ पार्टीज भी आती है कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वो जो पर्सन है वो उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सब लैक है तो देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट recoverable debt. A contract of guarantee is a tripartite agreement consisting of three parties, which we have already discussed. तीन parties है, ठीक है। Under the contract of guarantee, there must be someone primarily liable, and this primary liability lies with the principal debtor. सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर से ही वो क्रेडिटर जाकर अपना अमाउंट रिकवर करेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो जिसने गारंटी दिया उसके पास जाएगा फॉर द रिमेनिंग लाइबिलिटी। यही बोला गया है इन दिस एक्सिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट, ठीक है। एग्जांपल पे दिया गया है ऑफ केस लॉ ऑफ स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, व्हिच इज वेरी सिंपल। आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप कोई मिसरिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर किसी भी फैक्ट को आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। A contract of guarantee is not a contract of utmost good faith. It is the duty of the creditor that he must disclose all those facts to the surety and which are likely to affect the degree of his responsibility. जो भी फैक्ट्स है वो क्रेडिटर को गारंटर को बताना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, सब कुछ डिस्क्लोज करना क्रेडिटर की ड्यूटी है, ओके। According to section 142 of the Act, a guarantee obtained by means of misrepresentations made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. अगर आप गलत misrepresent करेंगे या फिर अपने facts conceal करेंगे, so it is a invalid contract of guarantee, ठीक है, यही कहा गया है। Next is conditional liability of surety। जो श्योरिटी है उसकी क्या लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी कंडीशनल है कि मतलब जितना अमाउंट बचा हुआ है उतना ही वो पे करने के लिए लाइबल है। सेकेंडली उसने जब लिमिट दे दिया है कि 10 लाख रुपए तक ही मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो अबव दैट 10 लाख रुपए ही इज नॉट लाइबल टू पे, ओके। दिस इज ऑल रिटन इन दिस। Next is concurrence of all the three parties. A contract of guarantee requires concurrence of all the three parties of it. It is necessary that the surety should give the guarantee only at the request of principal debtor. इसमें यह है कि तीनों पार्टीज एक सिमिलर जगह पर बैठेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आएंगे, ठीक है। और सेकेंड नेसेसरी थिंग ये है कि जो क्रेडिटर है वो जाकर श्योरिटी को नहीं बोल सकता कि प्लीज आप प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी दीजिए, नहीं, प्रिंसिपल डेटर को ही अप्रोच करना पड़ेगा श्योरिटी को कि गारंटी दे टू द क्रेडिटर, ठीक है। Example is there. Next is the difference between this contract of indemnity and contract of guarantee. This is very important, ठीक है, आप मार्क कर लीजिए, this is very important, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से रीड करेंगे, मैंने दिया हुआ है, we have not much time, that is why I am not reading all the things very easily. मैंने एग्जाम्पल्स दोनों दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होते हैं और इसमें 3 पार्टीज होते हैं। पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडेमनिफाइड फ्रॉम लॉसेस, और इसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी और टू इंश्योर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, 1 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। नेचर क्या है, ये सोनली लाइबल होते हैं और इसमें
एक कोलैटरल और सेकेंडरी होता है, ठीक है। इफ इट अराइजेस ओनली व्हेन द डिफॉल्ट इज कमिटेड बाय द प्रिंसिपल लेटर, अगर प्रिंसिपल लेटर का कोई डिफॉल्ट हो तभी जाकर वो श्योरिटी पे करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट किसका है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क एंड डेब्ट, सब कुछ ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट ऑफ द पार्टीज वी हैव डिस्कस्ड। सो दीज आर द थिंग्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है काइंड्स ऑफ गारंटी, क्या क्या गारंटीज होते हैं। बुक में इसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, बट आई एम डिफरेंशिएटिंग और आपको भी ऐसे ही एग्जाम पर डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन। बेसिस ऑफ टाइम के बीच में इसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव एंड अनदर इज प्रोस्पेक्टिव गारंटी, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है, जो कि पास्ट डेट के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो आपने प्रीवियसली लिया है, अभी आप गारंटर बन रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है कि आप फ्यूचर में कोई डेट ले रहे हैं, उससे पहले ही आप उनकी गारंटी बन जा रहे हैं, तो दैट इज द प्रोस्पेक्टिव गारंटर, ठीक है। एग्जाम्पल वेरी इजी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटर। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस स्पेसिफिक, जहाँ पर सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी लिया गया है, और कंटिन्यूइंग गारंटी जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जहाँ पर होते हैं मोर देन वन ट्रांजैक्शन, दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। एग्जाम्पल इज ऑलरेडी discussed by me. Next is guarantee for the entire debt or partial debt. आप पूरे डेट के लिए जो भी वो जो प्रिंसिपल डेटर है उसमें जितनी भी लायबिलिटी है, पूरे डेट के लिए आप गारंटर बन सकते हैं बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप पार्शियल डेट के लिए बन सकते हैं, पार्शियल लायबल हो सकते हैं बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट सोचना पड़ेगा कि आप कितने डेट के लिए आप गारंटर बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फिडिलिटी गारंटर होता है। फिडिलिटी गारंटर कौन होता है? There is a guarantee which is given for the good conduct or honesty of a person employed in a particular institution. एक पर्सन है, मेरी कंपनी में काम कर रहा है, जो कि बहुत ही उसका अच्छा गुड कंडक्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, तो मैं उसके लिए गारंटर बन सकता हूँ, जैसे दिस इज नोन एज फिडिलिटी गारंटी, ठीक है। रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी, जब हम रिवोकेशन हमने किया था ऑफ आवर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स का, तब हमने सब कुछ ये सब रीड किया था। आप जस्ट रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। रिवोकेशन मतलब ये गारंटी कब खत्म होगा, जब आप नोटिस देंगे तब खत्म हो सकता है, या फिर, ठीक है। और ये नोटिस कब दे सकते हैं? कंटिन्यूइंग गारंटी में भी रिवोक एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। इसका ऐसे सिंपली ये समझिए, जैसे उस एग्जांपल में उसने बोला था 1 साल तक 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन की गारंटी मैं लेगा। अब आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है, अभी 10 लाख तक लिमिट नहीं हुआ है, अभी तो शायद 3-4 लाख तक ही हुआ है, 4 लाख फॉर एग्जांपल। तो आफ्टर 4 मंथ्स मैं एज अ गारंटर, एज अ श्योरिटी, मैंने ये नोटिस दिया किसको? क्रेडिटर को, जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ था, कि अब मैं और अमाउंट जो भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए मैं गारंटर नहीं हूँगा। जो पास्ट में हो चुके उसके लिए तो मैं गारंटर हूँ, उसको मैं रिवोक नहीं कर सकता, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर वाले के लिए मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। सो दिस इज बाय नोटिस। एंड सेकंड बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो फिर तो ही इज नॉट लायबल, राइट, व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन। एग्जांपल भी दे दिया है। इस एग्जांपल में सिर्फ इतना लिखने से नहीं चलेगा, इसके साथ ये 3 लाइंस भी लिखना पड़ेगा इन एग्जाम। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस ब्रैकेट, ओके। नेचर ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, एक बार रीड कर लीजिए, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू कैन रीड, जो एग्जाम्पल दिया उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया कोई पॉइंट, जस्ट लेट मी नो, आई विल डिस्कस दैट। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, so that is why I am not able to discuss all the things, क्योंकि I want कि जो कोड कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। we have already done, this is our 6th class, और अभी भी हमारे पास 3.5 यूनिट्स बचे हुए हैं, तो in remaining 9 classes I have to cover 3.5 units, so this is very difficult task. That is why मैं एक बहुत comprehension जिस दे रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेटर ऑन इन जुलाई इफ वी आर मीटिंग थ्रू फिजिकल मोड, ठीक है, अगर हम फेस टू फेस हम क्लास ले रहे हैं, देन आई विल डू द रिमेनिंग पार्ट, जो मैंने बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाई हूँ क्लास में, वो मैं फोकस करूँगी। बट
इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, उसी में से पेपर आने के पूरे 100% चांसेस है फॉर दैट क्वेश्चन। इसमें भी पूरा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट मैंने करवा दिया है, गारंटी का भी मैंने पूरा ही करवा दिया है। इसमें ये जो राइट्स ऑफ श्योरिटी है ये आप थोड़ा खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि यू आर इन ग्रेजुएशन मोड। अब आप 12th से आगे आकर ग्रेजुएशन में आते हैं। नाउ यू शुड इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। बाकी आपको कहीं समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली ये सारे पीपीटीज है, एक पीडीएफ्स मैं आपको सेंड कर दूंगी आज गूगल ड्राइव में आफ्टर द क्लास। दोनों ये जो पीडीएफ्स है आप रीड कीजिए। हाँ, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, जो अभी तक डिस्कस नहीं है, जो डिस्कस हो गया है वो आप फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए आज आफ्टर द क्लास। उसके बाद आप वो रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, नोट्स बनाए उस रिकॉर्डिंग से एंड समझिए। जो टॉपिक्स, जस्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, दैट इज राइट्स टू श्योरिटी, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है ये राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट योर श्योरिटी, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर, ये वाला जो राइट्स है ये तीनों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट्स ऑफ श्योरिटी ये पढ़ लीजिएगा, ये तीनों, ठीक है, अगेंस्ट को श्योरिटीज, क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल डेटर्स। ये अगर नहीं समझ में आया तो आई विल repeat the points which you are not understandable, otherwise try from yourself। and अगर if time permits after the 15th class, 15 क्लास के बाद अगर टाइम मिलता है, ठीक है, अगर मैं बाकी सारे कवर कर पाती हूँ क्योंकि आपका सिलेबस बहुत फास्ट है, सो आई कांट कवर दिस ऑल इन 15 क्लास। मैं पूरी कॉम्प्रिहेंसिव चीज दे रही हूँ जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाए अबाउट बिजनेस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय श्योरिटी। डिस्चार्ज वही सेम, बाय रिवोकेशन एंड बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी एंड बाय नोवेशन। नोवेशन आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था, जहां पर नोवेशन के थ्रू मतलब सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बाय नोवेशन। एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दैट इज बाय नोवेशन। इसके थ्रू आप रिवोक कर सकते हैं। So these are the act of revocations. Otherwise all these are not so important। ये बाकी वाले जो points है मैंने दे दिया है ताकि आप एक बार रीड कर लीजिए, जो आप समझ में नहीं आएगा वो मैं डिस्कस कर लूंगी। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सो हिंट्स और जो मैंने पढ़ाया है उसके रिकॉर्डिंग्स आप सुनेंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स आप ड्यूरिंग द क्लास मिस कर चुके हैं वो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। Let me take any doubts if you have any। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के वही सारे वैलिड एसेंशियल्स है, एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, ये सब होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? है दिस इज ऑफ सुषमा अरोड़ा, ठीक है। यू कैन आल्सो रेफर एमसीक्यू चल, इट्स ऑफ 100 मार्क्स। नहीं आता है मुस्कान, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा ही रूल है। यहाँ पर अगर वो पे नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, दैट इज सही गलत हम डिसाइड नहीं करते हैं। लॉ में कौन सही है कौन गलत है ये कभी नहीं देखा जाता है। लॉ में क्या रूल्स है क्या प्रूफ है, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट आएंगे व्हेन वी आर कंसीडरिंग अपॉन लॉ। Okay, I am publishing this Google Drive link given by Chetan. Just copy paste ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सके। इसी में मैं ये 2 PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। You have posted Google Drive link. Thank you all, ठीक है। Thank you so much being your fellow mates।
पूनम इफ यू हैव अंडरस्टूड आज का टॉपिक, ठीक है। जो गारंटी वाला टॉपिक है दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द इंडेमनिफाइड। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करेंगे। I will send my PDF and I will have already send you my email address, ठीक है, that is professorsimrandatta@gmail.com. you can contact me through that. डैशबोर्ड में ही आ जाता है, you can access from that. ओके, डायग्राम मैं एक और बार समझा दूंगी माधवी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग समझेंगे ना, रिकॉर्डिंग आप फिर से सुनेंगे इन द स्टूडेंट डैशबोर्ड और इन द ऑनलाइन क्लास सेक्शंस, वहां जाके फिर से मेरे लिंक में फिर आप ज्वाइन करेंगे तो ये फिर से आज का क्लास का जो लाइव सेशन हुआ है वही रिपीटिव आएगा टिल 12 ऑफ दिस मिडनाइट, ठीक है। मिडनाइट तक वो अवेलेबल होगा, वो फिर से सुनिए, उस जगह पर जाइए स्क्रॉल अप करके, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा माधुरी एंड एनीवन एल्स जिसको भी थोड़ा इस पॉइंट में समझ में नहीं आया और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। That's all for today. Yes, SOL material is good enough, but yes, क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है तो I will always suggest कि एक बुक हमेशा परचेज कीजिए फॉर द लॉ सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कोई भी अगर डाउट्स रह गया है यू कैन ऑलवेज मेल टू मी, ऑलरेडी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट मंडे, जिस कमिंग मंडे, सॉरी टुडे इज मंडे राइट, सॉरी, इन थर्सडे, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 11:30 to 12:30। थर्सडे को हम मीट करेंगे विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप रिवाइज करेंगे ताकि ये चीज आपको याद हो जाए, ओके। All the best.